सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hi everyone, this is your law faculty advocate Vivek Sharma. Welcome to the Success Mantra family. So we are here with the another topic, that is frustration of contract, which comes under Indian Contract Act 1872. ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये टॉपिक होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कॉम्पेंसेशन के क्या प्रोविजंस हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का या ऐसे एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होता है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करेंगे. डेफिनेशन को कवर करने के बाद हम एक सिचुएशन देखेंगे जहां पर कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जिस भी सब्जेक्ट मैटर के लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होता है कि वो चीज पॉसिबल है, बट बाद में कई बार ऐसा होता है कि वो इवेंट जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अब इवेंट इम्पॉसिबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, या ऐसी सिचुएशन में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे एग्रीमेंट्स का स्टेटस क्या होता है, उसके बाद कॉम्पेंसेशन के प्रोविजंस और फिर इलस्ट्रेशन. ठीक है, चलिए सबसे पहले सेक्शन 56. ओके, द सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्यों हम इसको फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं और क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर फ्रस्ट्रेट होता है, सारी चीजों पर देखेंगे. तो देखिए यहां पर सबसे पहली चीज, अगर आप सेक्शन 56 की हेडिंग देखेंगे तो लिखा है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज किसी ऐसी चीज को लेकर एग्रीमेंट कर रही होती हैं जो एग्रीमेंट या फिर जो सब्जेक्ट मैटर अपने आप में करना ही इम्पॉसिबल है. भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है, कि किसी डेड बॉडी को मैं जिंदा कर दूंगा, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट मैं आपसे कर रहा हूं, तो दैट एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल, है ना, वो चीज नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो अगर कभी भी पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं किसी भी ऐसे एक्ट को लेकर जो अपने आप में इम्पॉसिबल है, तो वो एग्रीमेंट अपने आप में वॉइड माना जाता है. नाउ व्हाट इज वॉइड? वॉइड का मतलब होता है जीरो, नल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है भाई, एक बात बताओ, मान लो दो पार्टीज हैं, ठीक है, दोनों माइनर हैं और दोनों ऐसा समझ लो एक बच्चा है और एक बच्ची है, ठीक है, लेस देन 18 है, माइनर है, और इन्होंने यहां पर शादी का एग्रीमेंट किया. अब जस्ट बिकॉज इन्होंने अगर 7 फेरे ले लिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज इन्होंने वो हिंदू रिचुअल परफॉर्म कर दिया, तो क्या वो हिंदू रिचुअल परफॉर्म करने की वजह से आप इनको हस्बैंड और वाइफ का टाइटल दे देंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि भाई उनकी एज माइनॉरिटी वाली है ना, वो शादी नहीं कर सकते एज पर द लॉ. तो यहां पर वो जो एग्रीमेंट कर रहे थे, द एग्रीमेंट ऑफ मैरिज, दैट वाज वॉइड. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो चीज एज पर द लॉ इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते उस चीज को. ठीक है, तो हमें हेडिंग समझ में आ गई. अब देखिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट इसका बोलता है contract to do an act afterwards becoming impossible or unlawful. अब देखो ये क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज पर फोकस करो. जब हमने सेक्शन 56 का स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था तो वहां पर जो वर्ड यूज हुआ था वो यूज हुआ था एग्रीमेंट. और वो एग्रीमेंट वर्ड क्यों यूज हुआ था? क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर को लेकर आप काम करना चाह रहे थे वो सब्जेक्ट मैटर अपने आप में इम्पॉसिबल था, इसीलिए ये चीज यहां पर वॉइड भी थी. ठीक है, तो जब कोई चीज इम्पॉसिबल है तो हम उसको एग्रीमेंट की तरह ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वो एग्रीमेंट्स बन सकते हैं जो कि लॉफुली परफॉर्मेबल होते हैं, लॉफुली एनफोर्सेबल होते हैं. ओके, तो यहां पर अब जब हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या वर्ड दिख रहा है? कॉन्ट्रैक्ट. यानी जिस भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर हमने अपना एग्रीमेंट फॉर्म किया था वो लॉफुली परफॉर्मेबल था, इसीलिए हम इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया किसी भी काम को लेकर, बाद में क्या हुआ? बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट या तो इम्पॉसिबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया. तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सेक्शन 56 का प्रोविजन 2 हमें ये बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड becomes impossible or by reason of some event which the promiser could not prevent, unlawful, becomes void. भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा कब? When the act becomes impossible or unlawful. भाई देखो यहां पर दो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, impossible, unlawful. तो हम दोनों का ही इलस्ट्रेशन ले लेते हैं. देखो भाई समझो, मान लो मेरे पास एक मैरिज हॉल है, ठीक है, उस मैरिज हॉल को आपने बुक किया नेक्स्ट मंथ के लिए कि भाई
हमारे पास एक फैमिली फंक्शन होना है, ठीक है, तो हम आपका मैरिज हॉल बुक कर रहे हैं। अब यहां पर आपने मुझे ड्यू अमाउंट दिया और हमारी बुकिंग डन हो गई। अब जिस भी चीज को लेकर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो चीज लॉफुली परफॉर्मेबल है। क्या? आपका मैरिज हॉल बुक करना और उसमें एक फैमिली इवेंट का परफॉर्म होना, वो चीज लॉफुल है, तो हम इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। बट देखो यहां पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी बुकिंग के बाद वो मैरिज हॉल डिस्ट्रॉय हो गया आग लगने की वजह से, जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, यानी यहां पर एक ऐसा इवेंट हुआ जिसको प्रॉमिसर खुद भी प्रिवेंट नहीं कर सकता था। भाई मैं उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, या यहां पर मेरी गलती थी भी नहीं, ठीक। अब वो मैरिज हॉल डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या बाद में ये चीज पॉसिबल है कि आप अपना फैमिली इवेंट वहां पर कर पाओ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो बेटा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हम सेक्शन 56 सब क्लॉज 2 की वजह से इस पर्टिकुलर सब सेक्शन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारा इवेंट है वो बाद में इम्पॉसिबल हो जा रहा है, बाद में हम उसको लॉफुली परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल इम्पॉसिबल इवेंट का। अब कई बार क्या होता है, कई बार जिस चीज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में अनलॉफुल हो जाता है। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने और आपने ट्रेड एग्रीमेंट किया है या ट्रेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है और बाद में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाए कि जिस चीज के लिए आपने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो पर्टिकुलर कमोडिटी का ट्रेड अब गवर्नमेंट बैन कर रही है, ठीक है, अब हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट वाज लॉफुल, बट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इट बिकम्स अनलॉफुल और प्रॉमिसर इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आगे, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ऐसे टाइम पर क्या होगा जब पार्टी खुद जानती थी, एक पार्टी खुद जानती थी कि जिस चीज का वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिस चीज के लिए वो लोग एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो शुरुआत से ही इम्पॉसिबल है या फिर अनलॉफुल है। तो यानी मुझे तो शुरू से पता था, आपको नहीं पता था, तो ऐसे टाइम पर क्या हमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा? तो देखिए उसका प्रोविजन यहां पर दिया है, सब क्लॉज 3 बोलता है वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू, वो जानता था शुरुआत से, ठीक है, और विद रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन, या फिर रीजनेबल डिलीजेंस की वजह से उसको पता हो सकता था पहले से, ठीक है, एंड विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो, और जिससे मैं वादा कर रहा हूं ऐसा काम करने का जो काम अनलॉफुल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज प्रोमिसी को नहीं पता बट प्रोमिसर को पता है, ठीक। टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सच प्रोमिसर यानी जो व्यक्ति ऐसा काम करने का वादा कर रहा है मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन, मुझे आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, ठीक है, टू सच प्रोमिसी for any loss which such promisee sustains through the non performance of the promise। भाई देखो समझो, मान लो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी है, उसी कॉलोनी में आप भी रहते हो, उसी कॉलोनी में मैं भी रहता हूं। अब आपको ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है, ऐसा समझ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी मिस्टर वर्मा की है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर वर्मा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ऐसा सोचकर आप मुझे अप्रोच करते हैं और मेरे सामने अपनी ये विश एक्सप्रेस करते हैं कि हमें मिस्टर वर्मा की वो प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट है, क्या आप हमारे लिए मिस्टर वर्मा से बात करेंगे? अब मैं समझ जाता हूं कि भाई आपको शायद ऐसा लग रहा है कि मैं मिस्टर वर्मा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक। अब ऐसा समझकर मैं आपसे क्या बोलता हूं कि ठीक है, ना सिर्फ मैं आपको वो प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा बल्कि वो प्रॉपर्टी मैं आपको बहुत कम रेट्स में दिलवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको मेरे को एक काम करना पड़ेगा कि आपको मुझे एडवांस में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यू हैव टू लेंड सम एडवांस। अब ऐसा बोलकर मैंने आपसे कुछ एडवांस मनी ले लिया, ठीक है, बट शुरुआत से मैं जानता था कि मैं मिस्टर वर्मा को जानता ही नहीं हूं, मिस्टर वर्मा मुझे जानते ही नहीं है, ठीक है, तो यहां पर आपको मेरी वजह से लॉस होगा, ठीक। तो बेटा उस लॉस के लिए मुझे आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं शुरुआत से जानता था कि जिस काम के लिए आप मुझे अप्रोच कर रहे हो वो काम अपने आप में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 बोलता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देखिए अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं सेक्शन 56 पर।
तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन बोल रहा है ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। भाई अगर मैं आपसे वादा करूं कि मैं आपको खजाना खोज कर दे दूंगा जादू से, तो ये अपने आप में इम्पॉसिबल है, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए गोज मैड। भाई ए और बी ने शादी का एक एग्रीमेंट किया, इस शादी के एग्रीमेंट से खुश होकर ए पागल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कि शादी से खुश होकर वो पागल हो गया, बस यहां इतना लिखा है कि वो किसी भी वजह से ए गोज मैड। ठीक, अब यहां पर बेटा दोनों पार्टी पहले कॉम्पिटेंट थी, है ना, वो लीगली मैरिज कर सकती थी, बट यहां पर बाद में वो चीज अनलॉफुल हो गई या फिर इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि वो एक पार्टी मैड हो जा रही है, यानी अनसाउंड हो जा रही है, तो दिस बिकम्स वॉइड। ओके, द नेक्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी। भाई अगर कोई इंसान किसी से शादी का वादा कर रहा है और उस टाइम पर कर रहा है जिस टाइम पर वो पहले से लॉफुली मैरिड है, यानी वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करने जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिखा है एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू द प्रैक्टिस पॉलीगैमी। और जिस लॉ से आप गवर्न हो रहे हैं उस लॉ में पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड है, यानी अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो हिंदू लॉ में पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड है, और शादीशुदा होते हुए आप किसी और से दोबारा शादी का वादा कर रहे हैं, यानी आप जानते हैं शुरुआत से कि जो वादा आप कर रहे हैं वो वादा अपने आप में इम्पॉसिबल है, तो आपको यहां पर कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा और ये जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो ये वॉइड हो जाएगा। ठीक, आगे A contracts to take in cargo for B at a foreign port. A's government afterward declares war against the country in which the port is situated. The contract becomes void when the war is declared. भाई अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि ठीक है मैं आपका सामान किसी फॉरेन कंट्री के पोर्ट पर ले जाऊंगा, मेरे पास शिप्स हैं खुद के, अब यहां पर बाद में वॉर डिक्लेयर हो गई, ठीक है, उसी कंट्री के साथ जिस कंट्री में हमारा पोर्ट था जहां हमें सामान डिलीवर करना था, तो यहां पर जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, अब वो जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो बाद में इम्पॉसिबल या फिर अनलॉफुल हो जा रहा है, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, ट्रेड बंद हो चुका है, तो यहां पर किसी की भी गलती नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, सो दिस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई स्पेशल वीडियो चाहिए प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, विल कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट। ओके, थैंक यू।